तो भाई लोग, मैं तुमको जो भी बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम्हें लगे कि बहुत झूठ बोल रहे हैं भैया। तो सिंपल क्लियर बात यह है कि जो तुम्हें बताया जाता है स्टार्टिंग से कि भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन एक एक इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कोचिंग के मॉक टेस्ट तक ही लिमिट रहता है। लेकिन अगर तुम नीट के एग्जाम की अगर बात करते हो तो उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तुम्हारे सामने एनसीईआरटी है, मैं तुमको प्रूफ देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है ना कि यार चीज़ों को बताना, ठीक है, और चीज़ों को प्रैक्टिकली बताना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो ये मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर अगर तुम किसी भी टीचर से कंप्लीट करते हो तो तुम्हें कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाएंगे इस एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की। लेकिन बायोलॉजी में एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे? मैं अगर बात करूं तुम्हें यहाँ पे, तो यहाँ से भाई लोग ये जो फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता नीट के एग्जाम में, ना अभी तक बना। ठीक है, लेकिन मैं तुमको ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें ना समझ में आनी चाहिए कि ये होता क्या है। ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। जैसे यहाँ पे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अगर तुम पढ़ोगे तो मैं एक ही चीज़ लगेगी, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी में कुछ शॉर्ट वर्ड्स हैं, और कोचिंग वाले क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया फ्रॉग का, हो गया कि फ्रॉग जो है रेस्पायर करता है थ्रू स्किन के द्वारा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में था यहाँ पे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है। ओके, और यहाँ पर एक और है कि जो लंग्स है, लंग्स के थ्रू कौन करता है। और यही दो सिंपल जो है क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तुम्हें, तो यहाँ पे जो पूरा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है तुम्हारा कि कहाँ तुम सांस जो लेते हो, ठीक है, पहले वो कहाँ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोन का है सेगमेंट्स, उसके बाद एल्वलाई से होता हुआ, तो ये पूरा पाथ क्या है, पूरा पाथ यहाँ पे दिया हुआ रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो ये पूरा पाथ मैंने यहाँ पे समझा रखा है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे इस पूरी लाइन में, तुम्हें समझ लगेगा कि पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे कचरा भरा पड़ा है। तो मैं करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि भाई फेरिक्स क्या है। फेरिक्स भाई लोग कॉमन पैसेज है, ठीक है, फॉर फूड एंड एयर दोनों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउंड बॉक्स क्या होता है, साउंड बॉक्स तुम लोग नाम देते हो, लेरिक्स को नाम देते हो। ठीक है, लेरिक्स क्या है, लेरिक्स जो है वो कार्टिलेजस बॉक्स है, कार्टिलेजस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक एपिग्लोटिस की वो होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करता है भाई लोग, एपिग्लोटिस ना थिन इलास्टिक कवरेज होता है, ध्यान रखना, थिक नहीं है, थिन इलास्टिक कवरेज है, कार्टिलेजनस फ्लैप है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये मिड थोरेसिक कैविटी, फिफ्थ थोरेसिक। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये, और इसके नीचे ये क्या है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तुम्हें दिखाई देगा कि 2 लंग्स जो होते हैं अपने, 2 लंग्स होते हैं, 2 लंग्स के बीच में क्या होता है भाई लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। उसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है ना, वो तुम्हारे लंग्स को ना कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, क्या करता है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछता है। मैं अगर बात करूं डायग्राम, तो डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई लोग डायग्राम में ये इंपॉर्टेंट है कि जो एल्वलाई होते हैं ना, एल्वलाई सिर्फ तुम्हारे लंग्स में प्रेजेंट होंगे और तुम्हारे बॉडी पार्ट में कहीं एल्वलाई प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये तुम्हारा राइट है लंग है, ये तुम्हारा लेफ्ट लंग है। अभी बोलेगा कभी कभार कि भाई ये तुम्हारा जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो डायग्राम जो है किस फेज में है, डायफ्राम सॉरी, तो डायफ्राम जो है तुम्हारा यहाँ पे वो है रिलैक्स्ड फेज में है, रिलैक्स्ड फेज में है। ठीक है, ना तुम इंस्पायर कर रहे हो ना तुम एक्सपायर कर रहे हो, क्लियर है। उसके बाद जैसे तुम्हें यहाँ पे और एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है ना इधर वाला पार्ट, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बस, और ये वाली द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बकवास है। तो ये तो पता ही होगा कि ये स्टेनम सबसे आगे होता है, उसके पीछे क्या होता है, साइड में क्या होती है, रिब्स होती हैं, उसके पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये तो पता होगा ना, बस इतना ही। उसके बाद रेस्पिरेशन में तुम्हें इतना ज़्यादा दे रखा है ना, इतना ज़्यादा दे रखा है कि ये प्रोसेस वगैरह दे रखी है भाई लोग। रेस्पिरेशन में ना सिंपल पता है कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी ने ये अपनी 4 दे रखी है, ये सिर्फ, और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म दे रखा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, सिर्फ मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ना, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे सब बकवास भरा है, सब बकवास है। ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शन होता है डायफ्राम का, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कर रखा है इस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर रखा है, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायफ्राम, ये डायग्राम देख लो, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये देख लो, द वॉल्यूम ऑफ एयर किससे मेजर करते हो, स्पायरोमीटर, सिंपल बात है। फिर ये इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टोटल सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार। नीचे आओगे, नीचे तुम्हें पता लगेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तुम्हें पता है यहाँ पे ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये लेकिन तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो क्या,
कि तुम पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कितना होगा, एल्वेलाई में कितना होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, ठीक है, डीऑक्सीजन ब्लड में कितना होगा, ऑक्सीजन ब्लड में कितना होगा, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बस तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाओ। नीचे ये डायग्राम ने क्या रिप्रेजेंट किया, डायग्राम ने सिर्फ यही रिप्रेजेंट किया, ये जो टेबल है बस। तुमको लग रहा होगा डायग्राम अलग है, डायग्राम अलग नहीं है। डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, सिंपल 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार देख लेना, ठीक है। सेम यहाँ पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्बिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, दैट्स इम्यूनट। उसके अलावा कोई भी इसमें इनफ वो नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। उसके यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है, सिर्फ ये 3 लेयर का ध्यान रख लेना और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे ये मैंने जो हाईलाइट करके रखे हुए हैं ना, सिर्फ यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे कोई भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट दे रखे ना भाई जिनका कोई सेंस नहीं बना रहता, बस कोचिंग जो होती है, कोचिंग के अकॉर्डिंग जो है बस वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट अगर तुम एनटीए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ती हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर ना सिंपल पॉइंट है एग्जामिनर का कि भाई मुझे यहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। कोई वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने दिमाग से सोच के नहीं बनाता, ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा या फिर क्वेश्चन से ऑप्शन बना देगा, दैट्स, इसके अलावा कोई वो थर्ड चीज़ नहीं करता, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आई हो मेरी बात, और समझ में आई हो तो बता देना मुझे एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, ओके। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।